नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति जिस तरीके से करवट ले रही है, उसी कड़ी में अब जो है वो महाराष्ट्र के उलेमा जो बोर्ड है, मुस्लिम उलेमा बोर्ड, उसने नाना पटोले जो कि कांग्रेस पार्टी की इकाई के अध्यक्ष है, उद्धव ठाकरे और इसके अलावा शरद पवार, इन तीनों को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के बाद में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया तो आई, लेकिन अलग अलग तरीके से जो है वो प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। और फिर उसमें आ गया जिस तरीके से वोट जिहाद की बात की जा रही थी। तो महाराष्ट्र मुस्लिम उलेमा जो बोर्ड है, उस चिट्ठी को लिखने वाले नायब अंसारी जो कि उसके चेयरमैन हैं, सुप्रीम चेयरमैन इस कमेटी के, इसके अलावा उस्मान शेख और महासचिव साहबुद्दीन, इन तीनों लोगों ने जो है वो चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी में उन्होंने जो है वो 17 के आसपास मांगे रखी। बड़ी दिलचस्प है, समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए उसका हम आगे जो है वो इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। अब उनकी मांगे, प्रमुख मांगों की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जो है वो हम छोड़ देते हैं। तो प्रमुख मांगे हैं, एक है कि वो वक्फ बिल का विरोध करें। अब वक्फ बोर्ड, हमने इसमें पहले भी वीडियो में बात की थी कि जब मुस्लिम आए नहीं, उससे पहले की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड जो है वो अपना दावा ठोक रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये जायज है? ये हमें और आपको सोचना है कि कल को कोई वक्फ बोर्ड वाले आके आपको ये बोले कि आपका खेत नहीं है या आपका घर नहीं है, ये जगह जो है वो वक्फ बोर्ड की है, आपको खाली करना पड़ेगी, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो जाओगे? और अभी मैं इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो और बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एएसआई के अंडर में है, पुरातात्विक विभाग के अंडर में है, उनमें से 17 प्रॉपर्टियों को जो है, जिसमें पुराने किले हैं और भी चीजें हैं, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जो है वो नए सिरे से ठोका है। अब उस खबर का भी हम जो है वो पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन वो एक अलग वीडियो का पार्ट बनेगा। और यही कारण है, आपने देखा होगा वक्फ जो बिल है उसके जेपीसी की जो मीटिंग होती है, उसमें विपक्ष जो है वो किस तरीके का रवैया अपना रहा है। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार, नौकरियों में जो है वो 10% का आरक्षण, जो राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर आरक्षण मिटाने की बात करता है, क्या यह संभव है? क्या, अब बात यह नहीं है कि यह चिट्ठी है, इसका जवाब की बात करने वाला हूं मैं। इसके अलावा पुलिस की जो भर्ती है महाराष्ट्र में, उसमें मुस्लिम लड़कों को या मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ मांगे ऐसी होती है जो ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है, अपने अपने समाज के लिए लोग जो है वो अपनी मांग रख देते हैं। मौलवियों की सैलरी 15,000, जो कि ऑलरेडी आपको पता है महायुति की सरकार ने मौलवियों की सैलरी जो है वो महाराष्ट्र में बढ़ा दी है। इसके अलावा शिक्षा में भी जो है वो मुस्लिमों की भर्ती होनी चाहिए, शिक्षकों में। लेकिन एक दिलचस्प मांग ये थी कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बने तो आरएसएस पर प्रतिबंध। और इसके जवाब में जो उनको चिट्ठी लिखी गई है महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से, वो ये है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाती है तो महाविकास आघाड़ी इन सभी जो शर्तें या जो भी मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, विचार करेगी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी आरएसएस को बैन कर सकती है? क्या उसमें इतनी हिम्मत है? और अगर है तो चिट्ठी के बजाय सार्वजनिक क्यों नहीं कहती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई के लिए किया था, कहा था और हो गया, आपको पता ही होगा सारी चीजें। तो क्या ऐसा संभव है क्या? तो ऐसी स्थिति में दो बड़ी हास्यास्पद चीजें आ जाती है। हास्यास्पद भी नहीं कहें, हम जो कह सकते हैं कि ये भारत की राजनीति का एक इतिहास है। एक, जब योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो उसके जवाब में अभी कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ता जो है वो लीडर बने बैठे हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि किसको बांटने की बात कर रहे हैं, किसको काटने की बात कर रहे हैं, कौन बटा हुआ है।
तो इन मूर्खों से कोई ये पूछे कि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत कौन सा बटा हुआ है? आप किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर से हिंदुओं की बात कर रही है, आप किसको जोड़ने की बात कर रहे हो? तो इसलिए मैं कहता हूं, और एक सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसको भी आपको समझने की जरूरत है। आप छोड़ दीजिए 80 और 20%, हम आते हैं 1947 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपने डॉक्टर पटेल जो थे उनके पास जाते हैं, और उनके एक्सरे में जो है वो लंग्स में चकत्ते दिखाई देते हैं। अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी, बहुत सारी ढेरों किताबों में लिखा हुआ है कि इसकी सारी खबर जो है वो जवाहरलाल नेहरू को भी थी, महात्मा गांधी को भी थी, कि मोहम्मद अली जिन्ना ज़्यादा समय तक के मेहमान नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मोहम्मद अली जिन्ना ही तो है, वो चाहता था कि पाकिस्तान बने मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए। तो उस स्थिति में क्या कुछ समय के लिए आज़ादी को टाला नहीं जा सकता था? जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो वो 1948 में भी हो सकता था। तो क्या इसका कोई दूसरा रास्ता, या विभाजन से बचा नहीं जा सकता था? तो विभाजन से बचा जा सकता था, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि प्रधानमंत्री पद की लालसा और प्रधानमंत्री पद में जो है वो बने रहना, ये दो बड़े उदाहरण थे। देश के टुकड़े होने दिए, और जिस तरीके से अब कौन चालाक था कौन नहीं था पूरा देश जानता भी है, बोलता भी नहीं है, वो तमाम तरह की चीजें जो है वो है। लेकिन आपको पता होगा, जिस तरीके से सरदार पटेल के फेवर में वोट पड़े और उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, तब लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल नहीं हुई थी। उसके बाद में जिस बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बनाया हुआ था, उसमें जिस तरीके से फोटोग्राफ थे, चित्र रखे गए देवी देवताओं को, आज वो आपको और हमें जो है वो बताए भी नहीं जाते। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी और जो राहुल गांधी अभी संविधान की बात करता है, मैं संविधान को बीच में इसलिए ले रहा हूं, जब वो इस चिट्ठी का जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि ये गारंटियां पूरी करने के लिए या जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी इन पर विचार करेगी, तो क्या ये संभव है क्या? तो अब बात आ जाती है कि 1975 में जब आपातकाल लगा, तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या की, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया और कैसे जोड़ा गया, ये लोग जो है वो बताते नहीं है। भारत का विभाजन हुआ, किस शर्तों पे हुआ, किसके लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या मंशा थी, वो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मैं जो है वो उसमें जो ज़्यादा डेप्थ में हम जाना नहीं चाहते। लेकिन अभी जो परिस्थितियां जो बनी हुई है, तो इन परिस्थितियों का असर क्या होगा, हम वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास यही रहा है। उद्धव ठाकरे, अब लोगों को लग रहा होगा कि उद्धव ठाकरे और बाला साहब की जो पार्टी है शिवसेना, वो तो बड़ी हिंदुत्व की बात करती थी। तो ये हिंदुत्व जो आया है वो 1989 के बाद में आया है। मैं इसमें पहले भी आपको कह चुका हूं, ये 88 और 89 के बाद की बात है। उससे पहले तक बाला साहब ठाकरे जो है वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। 1975, चाहे वो आपातकाल का समय हो गिरफ्तारी से बचने के लिए, और फिर उसके बाद में 1980 में चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो बाला साहब ठाकरे ऐसा कर चुके हैं, तो उद्धव ठाकरे ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपको इस बात से दुखी नहीं होना कि उद्धव ठाकरे ये कर रहे हैं। ये तो 1988 के बाद में बदलाव आया था। लेकिन बात ये होती है कि फिर ये लोग जो है वो हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं? सीधे तौर से कहना चाहिए कि राजनीति की जो है प्रकाष्ठा है, मुख्यमंत्री की चाहत है कुर्सी की, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो कोई बुराई भी नहीं है। और शरद पवार बेचारे जो है वो, मैंने एक वीडियो में बात भी की थी कि शरद पवार को चाणक्य समझा जाता है, और वो चाणक्य नहीं, वो धृतराष्ट्र है, जिनके देखने में सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चुप बैठे हैं। और अब तो उन्होंने घोषणा भी कर दी कि इसके बाद उनके चुनाव लड़ने की मंशा भी नहीं है। तो उम्र का तकाजा 84-85 ईयर्स के आसपास हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी से निकले, और जिस तरीके से दादा वसंत
आपको वसंत दादा पटोले का पता होगा, किस तरीके से उन्होंने उनको धोखा दिया था। उनके साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद में उसी शाम को जो है वो कांग्रेस पार्टी से हटे, जनता पार्टी के साथ गए और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद में लगा कि अब जो है वो कुर्सी मिलेगी कांग्रेस के पास वापस जाने से, तो 1986 में वापस साथ चले गए शंकर राव चौहान, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और शरद पवार फिर मुख्यमंत्री बन गए। और 1999 में फिर जो है वो प्रधानमंत्री पद की लालसा जागी और उसके बाद में जो है वो सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत कर बैठे। ये मैं कांग्रेसियों के लिए स्पेशली बता रहा हूं कि ये इन लोगों का इतिहास है कि सोनिया गांधी, आज जब भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरा ये बोलता है कि राहुल गांधी विदेशी है और सोनिया गांधी विदेशी है, तो इन लोगों को जो है वो मिर्ची लग जाती है। तो आप देखो पीए संगमा, आप इतिहास उठा के देख लो 1999 का, शरद पवार, ये 3 ऐसे लोग थे जो सोनिया गांधी की उम्मीदवारी के खिलाफ थे और आरोप ये थे कि वो भारतीय महिला है। और उसके बाद में ये उन्होंने जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके अगले ही 10 दिन के बाद में, ये 15 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, जुलाई के आसपास, मई जुलाई की, और उसके बाद में 10 दिन के बाद में जो है वो इन्होंने एनसीपी बना ली। और ऐसी स्थिति में जब सब कुछ ऐसा चल रहा हो, तो उसी स्थिति में अगर शरद पवार वापस एनसीपी में चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो ये महाविकास आघाड़ी का चेहरा, चाल और चरित्र, ये तीनों चीजों की हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर हम इतिहास में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो भरी पड़ी है, इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस के खिलाफ जिस तरीके से आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है इस देश के ऊपर तो आरएसएस सबसे आगे खड़ा होता है। तो आरएसएस उन संस्थाओं में नहीं है। आरएसएस जो है वो राष्ट्रहित की बात करती है, देश हित की बात करती है, लेकिन इन लोगों को चाहिए विभाजनकारी नीति। और सत्ता के लिए देश को और तोड़ना पड़े तो कोई इन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको देश से मतलब नहीं है, इनको कुर्सी से मतलब है, इनको सत्ता से मतलब है। सत्ता का सुख जो है वो इन लोगों को चाहिए। अब सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी, और अगर मिल जाती है मान लेते हैं, तो किस आधार पे ये इन शर्तों को, ये जो मांगे हैं मुस्लिमों की, उनको पूरा करेंगे। अब बड़ी समस्या ये है कि अगर ये लोग इनकी मांगे नहीं मानते हैं तो फिर इनको वोट नहीं मिलेगा, वोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा और इनको लग रहा है कि हिंदुओं का वोट एक तरफ चला जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा, आज भी इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है 1947 के बाद में मुस्लिमों की हिमाकत करने वाली पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया क्या 2014 से पहले। अगर आप फैक्ट्स की जांच करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वक्फ बोर्ड बना दिया, अल्पसंख्यक बोर्ड बना दिया, इसके अलावा मुसलमानों को क्या दिया, जबकि उससे ज़्यादा योजनाएं जो है वो 2014 के बाद में आई है। और उन योजनाओं का लाभ जो है वो जिस तरीके से हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को मिल रहा है, ठीक उसी तरीके से मुसलमानों को भी मिल रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।